हम पढ़ रहे हैं सार्वजनिक व्यय और आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत। अ, जो सार्वजनिक व्यय के सामान्य सिद्धांत हैं उनमें मुख्य है वैगनर की परिकल्पना। और इस ये जो अर्थशास्त्री हैं ये जर्मन राजनीतिक अर्थशास्त्री हैं एडोल्फ वैगनर। और इन्होंने ये बताया या ये निष्कर्ष निकाला कि एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास और सार्वजनिक क्षेत्र के सापेक्ष विकास के बीच एक कार्यात्मक व कारण परिणाम का संबंध पाया जाता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। इन अर्थशास्त्री ने यह निष्कर्ष निकाला था कि एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास और सार्वजनिक क्षेत्र के सापेक्ष विकास के बीच एक कार्यात्मक व कारण परिणाम का संबंध पाया जाता है। फंक्शनल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका अर्थ यह है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी क्षेत्र का विकास होता है। ऐसा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी व जापान जैसे देशों में पाया जाता है। और वैगनर की परिकल्पना में सरकारी क्रिया को बढ़ता हुआ माना गया है। उनके अनुसार जब औद्योगिक देशों में प्रति व्यक्ति आमदनी व उत्पत्ति बढ़ती है तो वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र कुल आर्थिक क्रिया के अनुपात में अवश्य बढ़ते हैं। वैगनर का इस संबंध में यह तर्क है या ये कहना है कि इन देशों में सरकार की वृद्धि का मुख्य कारण सामाजिक प्रगति है। सामाजिक प्रगति के फलस्वरूप सरकार के काम बढ़े जिससे सरकार की आर्थिक क्रियाओं में निरपेक्ष व सापेक्ष वृद्धि हुई। और यह परिकल्पना स्पष्टतया दीर्घकालीन हुई। वैगनर का यह भी मत है कि पहला काम तो सरकार का कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का होता है और दूसरा काम आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। और उस संबंध में इसे संचार, शिक्षा, मौद्रिक तथा बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार करना होता है। आर्थिक विकास, प्रशासन के केंद्रीकरण, श्रम के विशिष्टीकरण आदि से अर्थव्यवस्था में जटिलताएं बढ़ती हैं और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और उनका ये मानना था कि जो भारी स्थिर निवेश हैं वो निजी निगम नहीं कर पाते, इसलिए उनको सरकारी निगमों के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। और समय के साथ साथ एक औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के सापेक्ष विस्तार की परिकल्पना पर वैगनर ने बल दिया था। और इस आधार पर उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है जिससे सार्वजनिक वस्तुओं पर व्यय में उत्तरोत्तर अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। तो वैगनर की जो सार्वजनिक व्यय के संबंध में परिकल्पना है वो जो परिकल्पना औद्योगिक अर्थव्यवस्था में ही लागू होती है क्योंकि उसी में सार्वजनिक व्यय में अनेक कारणों से तेजी की वृद्धि की दशा उत्पन्न होती है। तो वैसे बता चुके हैं अपन की जो बढ़ती जनसंख्या है, शहरीकरण की प्रवृत्ति है, सेवाओं के विशिष्टीकरण के कारण उनकी लागत में जो वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति के कारण जो व्यय में वृद्धि है, बाजार की विफलता के कारण आर्थिक नियोजन व आर्थिक नियमों के कारण सरकारी व्यय में वृद्धि, है ना, कर्ज व मूलधन व ब्याज की देनदारी में वृद्धि, निर्धनता व आर्थिक असमानता को कम करने के संबंध में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। इसके अलावा नौकरशाही और सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। वैगनर मानते थे इन सब कारणों से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी पड़ती है। लेकिन
जो वैगनर की परिकल्पना है उसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के लिए आर्थिक कारणों पर बल दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि राजनीतिक और सामाजिक कारणों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये कमी है वैगनर के सिद्धांत में। इसके अलावा ऐसे सिद्धांतों में समाज के सांस्कृतिक लक्षणों का भी समावेश किया जाना जरूरी होता है। इस सिद्धांत में ऐतिहासिक तथ्यों का तो समुचित समावेश है, लेकिन उसकी व्याख्या व विश्लेषण बहुत व्यापक नहीं है। एक कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया और वैगनर ने, और बताया सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ता है। इसके अलावा एक और अर्थशास्त्री हुए हैं एलान पीकॉक और उनके साथ वाइजमैन। उन्होंने भी एक सिद्धांत, स्व निर्धारण सिद्धांत, उस पर क्लियर करते हुए ये सिद्धांत सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि का सिद्धांत बताया। पीकॉक और वाइजमैन ने सार्वजनिक खर्च की प्रवृत्तियों के समय प्रारूप पर अधिक बल दिया। उन्होंने सार्वजनिक व्यय के संबंध में 3 प्रभावों का उल्लेख किया, जैसे विस्थापन प्रभाव, जांच प्रभाव और संकेंद्रण प्रभाव, कंसंट्रेशन इफेक्ट। पहला है विस्थापन प्रभाव। उन्होंने 1890 के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के आंकड़ों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की सापेक्ष वृद्धि निरंतर वृद्धि के आधार पर नहीं हुई, बल्कि एक सीढ़ी नुमा, स्टेप वाइज, है ना, हुई। इसका कारण या इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक व्यय की वृद्धियां समय के अनुसार होती हैं, जैसे युद्ध, मंदी या कोई बड़ी हलचल हो, सामाजिक संकट हो तो होती हैं। और इसको उन्होंने विस्थापन प्रभाव दिया और बताया कि सन 1890 से 1955 की अवधि में ग्रेट ब्रिटेन में इस प्रकार के विस्थापन प्रभाव कई बार देखे गए। ठीक है, मतलब व्यय में वृद्धि हुई, लेकिन किस प्रकार हुई? स्टेप वाइज। दूसरा है जांच प्रभाव। उसमें उन्होंने बताया युद्ध व अन्य सामाजिक हलचलों के कारण जनता व सरकारें अपनी प्रमुख समस्याओं के हल तलाश करती हैं, जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था। इसे जांच प्रभाव की संज्ञा दी गई है और जांच प्रभाव के फलस्वरूप पहले की समस्याओं के नए हल ढूंढे जाते हैं और उनको कार्यान्वित किया जाता है। ये एक नया सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को ये नया रूप बताया है। तीसरा है आखिरी संकेंद्रण प्रभाव। जब समाज में परिवर्तन होते हैं तो केंद्रीय सरकार की आर्थिक क्रिया कुल सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया का बढ़ता हुआ अनुपात हो जाती है। ऐसी दशा में जो राज्य और स्थानीय सरकारें होती हैं उनका सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व कम हो जाता है। इसे संकेंद्रण प्रभाव कहा गया है, क्योंकि केंद्रीय सरकार का संपूर्ण आर्थिक क्रिया में सापेक्ष योगदान बढ़ जाता है और नीचे की अन्य सरकारों का घट जाता है। ठीक है, और 20वीं सदी में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन देखे गए थे। तो ये पीकॉक और वाइजमैन ने 3 तरह के प्रभाव बताए और ये बताया इसके माध्यम से सरकार का सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। और दरअसल सार्वजनिक व्यय का कोई सही, समग्र व सकारात्मक सिद्धांत का निर्माण करना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये देश के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बनते हैं, बढ़ते हैं या सार्वजनिक व्यय किए जाते हैं। तो लेकिन फिर भी ये 2 सिद्धांत बताए गए हैं।